नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज आपके लिए नदियों से संबंधित हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको आज भी वीडियो के माध्यम से है जो नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं। अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं और अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से भागों में बांटा जाता है दोस्तों, देखना ध्यान से। तो 3 भागों में कौन कौन से 3 भाग हैं? तो एक तो होता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। दूसरा आता है अरब सागर की नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और तीसरा जो अपवाह तंत्र आता है वह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये 3 भागों में अपवाह तंत्र को हम बांटते हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, दूसरी आती है आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तीसरी है जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखना, आंतरिक प्रवाह जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा 60%। कितना प्रतिशत? 60% ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दूसरी बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर का 23% है जो अरब सागर ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तीसरी बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 17% अपवाह तंत्र क्षेत्र आता है। दोस्तों, हमने इससे संबंधित अरब सागर से में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। लूनी नदी आपने पढ़ा था। एक अपन ने इस जो अरब सागर ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, एक राजस्थान की लूनी नदी, माही नदी, और ये छोटी मोटी और भी नदियां हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। दूसरी बात करी थी अपन ने बंगाली खाड़ी की नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि ये अपवाह तंत्र किससे संबंधित है? बंगाल की खाड़ी से। बनास, चंबल की सहायक नदियां, तो ये इधर पूर्वी जो राजस्थान है उसमें बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके इसका पानी जाता है। ठीक है दोस्तों, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को घिसना पड़ता है। कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। पहले नंबर पे आज पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है? तो हमारा आता है 60% क्षेत्र। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखना दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, तो देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। ठीक है, अगली बात करें कि न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग सबसे कम नदियां वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है हमारा कोटा संभाग। अगली बात करें दोस्तों कि जिले की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो हमारा चित्तौड़।
गढ़, ये ध्यान रखना। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम नदियों वाला जिला है हमारा कौन सा है दोस्तों? जिसके अंतर्गत जिले आते हैं आपके, एक तो ध्यान रखना बीकानेर और एक आता चूरू। इन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती, इतना हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे संबंधित अब अपवा तंत्र की आंतरिक जो अपवा तंत्र है उसमें आने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक बताऊं मैं आपको कि कौन कौन से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में के अंतर्गत आती है नदियां, तो उनकी बात अगर करते हैं तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, उसमें आपको है जो ये मिल जाएगी। तो आंतरिक जो अपवा तंत्र है उसके अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं, घर में काका, रूपी, सास, ये हैं जो आपके आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत नदियां आती। कौन कौन सी आती है तो देखना, ग से घग्गर नदी, र से रूपनगढ़, रूपनगढ़, मैं से मैंथा, का से कांतली और का से काकनी नदी, रू से ये थोड़ा सा इधर देखना दोस्तों, यहां पे इस र से रूप से रूपनगढ़ यहां से आता है, रूपनगढ़, सा से साबी और स से सरस्वती, ये आपके आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियों के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। पहली जो नदी है वो सबसे पहले लेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और घग्गर नदी के बारे में देखिए कहां से कड़स तो निकल के आती है और कड़ जा रही है गिरजा से, एक बार हम अपन आज जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारी घग्गर नदी। और घग्गर नदी के अंदर देखना दोस्तों, ध्यान से देखना है, ये हमारा राजस्थान में दो जिले आते हैं, आपको पता ही है कहां कौन कौन से आते हैं दो जिले। तो आपके दो जिले आते हैं कौन कौन से, एक तो हनुमानगढ़ ध्यान रखना और श्री गंगानगर। यहां पे एक पर्वत है शिवालिक, शिवालिक पर्वत है, ठीक है, शिवालिक पर्वत है। और काल का पहाड़ी, काल का पहाड़ी की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में से एक नदी निकल के आती है और हमारी जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो यहां से एक नदी निकल के आती है, इस तरीके से निकल के आती है दोस्तों, इस तरीके से निकल के आती है, ये बहती है, बहती 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 ऐसे चली जाती है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहती है, ये बह रही है और इस तरह से ये निकल के इस तरीके से ये नदी आती है। इसमें पानी बह रहा है क्योंकि बरसात होगी तो पानी तो आएगा, ठीक है दोस्तों, ये तो सीधी सी बात है। अब आगे बात करते हैं, पंजाब में बहती है, फिर आती है हरियाणा में,
हरियाणा में ये नदी आती है और हरियाणा में आने के बाद में एक सभ्यता है हरियाणा में इस नदी पे, बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता है जो हमारी घग्गर नदी पे हरियाणा में है। अगली बात करें, राजस्थान में प्रवेश यहां से करती है, तो कहां से करती है गुरुजी? तो भाई टिब्बी तहसील से हरियाणा में। और जगह की अगर बात की जाती है तो तलवाड़ा जगह, तलेवाड़ा नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़े, अब यहाँ पे कहां चली जाती है? राजस्थान में और हनुमानगढ़ जिले में चली जाती है। हनुमानगढ़ जिले में पहुंचने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक सभ्यता है, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे पे हनुमानगढ़ में स्थित है। अब कालीबंगा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, पूछ लिया जाता है तो काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा सभ्यता, जो कालीबंगा का अर्थ है, उसका अर्थ क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस नदी में के किनारे एक दुर्ग है और उसका नाम है बटनेर। बटनेर दुर्ग कौन सी नदी पे स्थित है, पूछ लिया जाता है अधिकतर बार, तो घग्गर नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है पहुंच जाती है, यहां पे एक जगह है रूपनगढ़। सूरतगढ़। सूरतगढ़ में गंगानगर में चली जाती है, और गंगानगर में सूरतगढ़ में बहने के बाद में इस जगह पे है जो एक जगह है अनूपगढ़। अनूपगढ़, और अनूपगढ़ कहां पड़ता है? तो श्री गंगानगर में पड़ता है। यहां से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में बहने के बाद में पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नदी के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, हकरा नदी के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदी है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास जगह का नाम है, फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है। और कौन सा है जो जिला आता है? तो बहावलपुर। यह जिलों पाकिस्तान को आवाज पड़े थे, और इसमें जाके यह गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां होती है वह न किसी खाड़ी में जाके गिरती है और न ही किसी महासागर में जाके गिरती है, वह धरातल में विलुप्त हो जाती है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, तो अगर इस नदी की कुल लंबाई देखी जाए, तो कुल लंबाई की अगर बात कर दे तो कुल लंबाई है इसकी 465 किलोमीटर कुल लंबाई है घग्गर नदी की। ये घग्गर नदी है, और घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की पहली नदी हम आपके लिए लेके आए हैं। कहां से निकलती है? शिवालिक पर्वत, काल का पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में बहती है, हरियाणा में बहती है। हरियाणा में एक सभ्यता बनवाली सभ्यता, और राजस्थान में टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में इस नदी पे, घग्गर नदी पे कालीबंगा सभ्यता स्थित है, और इसको काले रंग की चूड़ी के नाम से इसका अर्थ है, जाना जाता है। आगे है बटनेर का दुर्ग, इसी नदी पे है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरतगढ़ इस नदी पे बसा हुआ है। अनूपगढ़
के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कौन सा जिला पड़ता है पाकिस्तान का? तो दोस्तों बहावलपुर जिला पड़ता है। जिसमें प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, हकरा नदी के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान में। और फोर्ट अब्बास नामक स्थान पे जो ये विलुप्त हो जाती है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये शिवालिक पर्वत है, वहां पे वर्षा अधिक होती है, तो अधिक होने के कारण यहाँ पे पानी का बहाव तेज हो जाता है, और तेज होने के बाद में ये जो जगह है यहाँ पे भावलपुर का जो ये जगह है, यहाँ पे तेज गति से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पाकिस्तान में। हमें इसके अलावा कुल लंबाई दे रखी है 465 किलोमीटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। ठीक है दोस्तों।